परसेंट बनेगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा क्लास को। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से वेट कर रहे थे कि सर कब आएंगे, और लीजिए मैं आ चुका हूं। क्या सभी बच्चों को, क्या मैं बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा हूं? लाइटिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट तो कम नहीं लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो अभी बोल दीजिए। अगर आपको लाइटिंग का दिक्कत लग रहा है कि सर थोड़ा सा लाइट आज कम लग रहा है, तो बता दीजिए, ठीक है? जैसे एक लाइट मैंने ऑफ करके रखी है, अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो बता दीजिए फटाफट, ठीक है? अधिशोषित का मतलब होता है अधिशोषण, जो उस पर अधिशोषित होता है। जैसे ये देखो, इसको देखो, ये आया और ऐसे जुड़ गया, तो ये अधिशोषित हो गया। क्या हो गया? अधिशोषित हो गया। तो ये पूरी घटना अधिशोषण कहलाती है। अगर कोई आके शोषित हो जाता है तो यह घटना शोषण कहलाती है। समझे? कोई आके अधिशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, तो यह घटना एब्जॉर्प्शन कहलाती है। अगर कोई आके शोषित हो जाता है, उसका शोषण हो जाता है, वो घटना शोषण कहलाती है। कोई बात नहीं, हम काले ही हैं, तो काला आदमी काला ही तो दिखेगा यार। काला आदमी काला ही तो दिखेगा, सफेद तो दिखेगा नहीं। काला आदमी तो काला ही दिखेगा। तुम हमको काहे देख रहे हो? तुम ये देखो ना, ये पीछे एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, इसको देखो, ठीक है? हमको ना देखो, हम ऐसे काले हैं। लाइट पड़ेगी तो सफेद तो दिखेंगे ही ना। ओके, तो यार चला देते तुम लोग भी यार, क्या गुंडा। ये लो जला दी लाइट, ठीक है? साउंड प्रॉब्लम कुछ भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया आ रहा है, बेहतर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ओके, अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है? स्टार्ट करते हैं क्लास को और आते हैं अधिशोषण के प्रकार। आज हम आपको एक बात और करेंगे, आज हम एक बात आपके साथ और करेंगे, आपको नोट करने का मौका देंगे, ठीक है? आपको नोट करने का मौका देंगे ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कंडीशन रहता है, सर मुझे नोट करने में दिक्कत होती है, हम नोट नहीं कर पाते, ठीक है? तो आज मैं आपको नोट करने की भी दिक्कतें दूर करूंगा और अच्छे से आप नोट कर पाएंगे। सर आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम क्या करोगे जान के यार? नाम है मेरा, नाम है मेरा, क्या बताऊं नाम है मेरा क्या, ठीक है? देखो, अधिशोषण के प्रकार की बात करें, अधिशोषण के प्रकार की बात करें तो अधिशोषण प्रायः दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक अधिशोषण, क्या? एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है भौतिक अधिशोषण, और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। एक होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण होता। क्या होता है? एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। बोलिए, क्लियर है सभी को? एक होता है भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण, ठीक है? भौतिक अधिशोषण को कहा जाता है फिजिकल, कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, कहा जाता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, और रासायनिक अधिशोषण को कहा जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ठीक है? केमिकल एडजॉर्प्शन। प्रायः इसे फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं। समझना, इंग्लिश में नाम ले लाऊं, कई सारे नाम होते हैं। और इसे केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। इसका जिक्र मैं थोड़ा आगे करूंगा, ठीक है? तो भौतिक अधिशोषण को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं और रासायनिक अधिशोषण को भैया केमिसॉर्प्शन भी कहते हैं। अच्छा सर, ये जो वाला होता है, जो फिजिसॉर्प्शन होता है, इसका कोई और नाम भी होता है? बाल बच्चों का नाम जो बचा हो बता दो, जो बाल बच्चों का नाम हो बता दो, ठीक है? बाल बच्चों का जो नाम हो, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लिया होगा। भौतिक का मतलब अरे भैया, भौतिक विज्ञान ना पढ़ते हो तुम? भौतिक का मतलब ना पता है? इतना तो नोट कर लिया होगा। इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है फ्रेंडलिक, इसे कहा जाता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन। इसका एक नाम और होता है, इसको कहा जाता है फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन। आपको यही कोर्स में पढ़ना है फ्रेंडलिक के बारे में। वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने इसके बारे में ज्यादा बेहतर समझाया था, तो इसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है लैंगम्यू, लैंगम्यू, लैंगम्यू,
लैंगम्यू। स्पेलिंग क्या थी? स्पेलिंग क्या थी? लैंगम्यू ना, लैंगम्यू। ये लगा दो, अच्छा ना लगाओ, ये छोड़ो। लैंगम्यू एडजॉर्प्शन कहा जाता है, और आपको ये बेहतर से इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है? आपको बेहतर से इनके नाम पता होना चाहिए, तो आपको याद रखना है अच्छे से। बहुत अच्छे भैया एसपी राज जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या ये प्रकार आपको याद हो गए? आप सभी ने क्या नोट कर लिए? नोट करते जाइएगा भैया, आज आपको नोट करने का मौका मैं दूंगा। जो पढ़ाऊंगा उसको नोट करने के लिए मैं आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड दूंगा, आपको नोट करना है। लैंग्यूर नहीं है, लैंगम्यू है। लैंग्यूर नहीं है, लैंगम्यू है, ठीक है? जिस बुक में आपने पढ़ा हो थोड़ा सा और क्लियर कर लीजिए। देखिए, जो अधिशोषण होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है, देयर आर टू टाइप्स, फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी बोला जाता है, और केमिकल एब्जॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है। प्रायः फिजिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने समझाया था, इसलिए इसे फ्रेंडलिक एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। और केमिसॉर्प्शन के बारे में वैज्ञानिक लैंगम्यूर ने आपको, लैंगम्यू वैज्ञानिक लैंगम्यू ने आपको समझाया था, इसलिए इसे लैंगम्यू एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। क्लियर? बहुत अच्छे। ओके 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 ओके, चलो आ जाओ, इनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता क्या है, भौतिक अधिशोषण होता क्या है। क्या बोलोगे? जब जब अधिशोष्य के कण, जब अधिशोष्य किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ से भौतिक बलों जैसे वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं, तो इसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अरे बच्चों, क्या कहते हैं? अधिशोषण, वो भी कौन सा वाला? भौतिक अधिशोषण कहते हैं। बहुत आसान था ना, कि जब कोई अधिशोष्य किसी भी अधिशोषक के पृष्ठ से, साइड में हो जाता हूं, जब अधिशोषक के पृष्ठ से वांडरवाल्स बल, ये भौतिक बल है, ये प्रकार का भौतिक बल है, तो भौतिक बलों जैसे वांडरवाल्स बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो ऐसे अधिशोषण को भैया भौतिक अधिशोषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भौतिक अधिशोषण बोला जाता है। और इसमें बोलोगे, जब कोई विशेष प्रकार का, ये भैया आपकी कॉपी में, आपकी बुक में मेंशन नहीं होगा, कॉपी में नहीं, बुक में, किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं होगा जो मेंशन करने जा रहा हूं। जब कोई विशेष प्रकार का अधिशोष्य ही अधिशोषक के पृष्ठ से रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है, या जुड़ता है, बोल दो, जुड़ता है, तो इसे रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। या एक और नाम है भैया इसका, या रसोशोषण, या रसोशोषण कहते हैं। ये एक और नाम भैया। ठीक है? ऊपर वाली में कुछ मिटाऊंगा नहीं भैया, ठीक है? मैं ऊपर वाली में कुछ मिटाऊंगा नहीं। मेरा तो मन कर रहा है कि एक थोड़ा सा सुधार दूं, मगर बहुत सारे बच्चे नोट कर रहे हैं, तो उनको कहेंगे सर बार बार आप मिटाते हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं मिटा रहा हूँ। ठीक है? मैं मिटा नहीं रहा हूँ, कुछ भी मिटा नहीं रहा हूँ। ठीक है भैया? इनके नाम क्या इंग्लिश में लिख दूं? एकदम ये कभी कभी जो बच्चे, एक दो बच्चे ना, ये कभी कभी एकदम मस्ती करने लगते हैं यार।
तुम लोग क्या मस्ती मस्ती करने के लिए आते हो यार? मस्ती एक दिन 2 दिन अच्छी बात है, डेली मस्ती अच्छी बात नहीं है, कभी कभी सीरियस होना। कभी अरे भैया इनके नाम पीछे पढ़ा चुका हूँ, अभी तो पीछे बताया। ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है, तो इसे रसो शोषण भी कहते हैं। कभी पेपर में ये इस नाम से आ जाती है, रसो शोषण, रसाओ शोषण, रसो शोषण भी कहते हैं। वांडर वाल्स बल नहीं पढ़ा है मैंने भैया सचिन कुमार जी को कोई कहो भैया, और नीतीश निराला जी को भी कोई कहो कि जाके भैया प्रीवियस ईयर 11th के लेक्चर देखें, वहां मैंने आपको वांडरवाल्स बल्ब समझाए हैं। जो वांडरवाल बल्ब होते हैं वो कमजोर होते हैं, कमजोर। जो वांडरवाल बल होते हैं वो कमजोर बल होते हैं। फिजिक्स में भी ये सिखाया था, जहां बल सिखाए जाते हैं ना, बल, भौतिक बल के प्रकार, वहां सिखाते हैं। आनंद सर भी आपको सिखाए होंगे। जो वांडरवाल बल होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, जो नाभिकीय बल होते हैं बहुत बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। तो रासायनिक बल का इस एक प्रकार का ऐसा बंध है, नाभिकीय ही तो बल है, तो इसमें कोई परमाणु का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा। रासायनिक बंध का मतलब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वांडरवाल्स बल है तो ये कमजोर होते हैं और ये होते हैं, ऐसा समझ लो। ये वीक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर ज्यादा समझना है तो ऐसा समझ लो, ज्यादा डीपली जाओगे तो इसके लिए 11th में जाओ आप लोग, ठीक है, थोड़ी देर 11th में पढ़ो। ये कैसे बॉन्ड है? ये है वीक बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है। जो वांडरवाल्स बल होते हैं, जो वांडरवाल्स बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। या वीक फोर्स बता दो, अगर यहां से कम समझ आए तो वीक फोर्स बता दो। और ये है स्ट्रॉन्ग फोर्स। और फोर्स भी कैसा? अट्रैक्शन वाला। ये फोर्स का मतलब ये ना समझना, फोर्स का मतलब ये समझना स्ट्रॉन्ग वाला, स्ट्रॉन्ग वाला। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, वो वीक अट्रैक्शन फोर्स है। अरे नहीं, सही है, पूरा पूरा सही है। हमारा मन कर रहा था वांडरवाल्स बलों द्वारा, जहां लिखा ना जुड़े होते हैं, जहां लिखा ना जुड़े होते हैं, मेरा यहां मन कर रहा था मैं लिख दूं यहां पर जुड़ते हैं, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। मेरा मन कर रहा था जुड़े होते की जगह पर जुड़ते लिख दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भैया ये समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा? अट्रैक्शन वाला, डिस्ट्रैक्शन वाला नहीं होगा यहां, समझ रहे हो? अब अच्छा बाड़ी समझ रहे हो? स्ट्रॉन्ग वाला अट्रैक्शन फोर्स, वीक वाला अट्रैक्शन फोर्स, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन फोर्स, नॉट अ रिपल फोर्स, रिपल्सन फोर्स, जो भी आप कह सकते हो। ओके, ठीक है, चले, नोट कर लिया? अगर सभी ने नोट कर लिया तो आगे बढ़े। सभी ने नोट कर लिया तो भैया देखो, कुछ चीजें पढ़नी है तो 11th में जाना पड़ेगा। रासायनिक बंध क्या होते हैं? क्या करें, ये जो बच्चे हैं ना, ये 11th नहीं पढ़े, समझ रहे हो ना? ये सब डायरेक्ट 12th में आए, 11th पता क्यों नहीं पढ़े? इनको ना क्या मिलेगा पढ़ के, क्या फायदा पड़ गया 11th, 12th में पढ़ेंगे। और अब आए तो छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं, सर रासायनिक बंध क्या होता है, सर वांडरवाल बल क्या होता है। अरे भैया जब अभिक्रिया होती है, समझो, जब रिएक्शन होती है तो रासायनिक बंध बनते हैं, और जब रिएक्शन नहीं होती है तो वांडरवाल्स बंध बनते हैं। लो एक चीज और लिखते हैं, लिख देते हैं, विदाउट रिएक्शन, विदाउट केमिकल रिएक्शन, विदाउट केमिकल रिएक्शन, विद केमिकल रिएक्शन। ये भी क्या पकड़ेंगे, कौन से टीचर से पाला पड़ा था। लो एक और हिंट दे दिया, इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, ठीक है। रुक रहा है क्योंकि बारिश हो रही है ना, समझ गए? इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इसमें केमिकल रिएक्शन होगी, तो केमिकल रिएक्शन होगी तो रासायनिक बंध बनेंगे। फर्स्ट ईयर नॉट अरेस्ट ईयर। चलो आ जाओ, आ जाओ, गुंडागर्दी थोड़ा कर लेते हैं, आ जाओ, चलो आ जाओ। ये है अंतर, और ये भैया, ये जो अंतर है, ये भैया 5 नंबर का और 2 नंबर में दोनों पूछा जाता है, और यहां से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सर अरे भैया बिल्कुल सही कह रहा हूं, यहाँ ये जो पॉइंट लिखे हैं, इन पॉइंटों से भर भर के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मैं लिखने का टाइम दूंगा, बिल्कुल लिखने का टाइम दूंगा। अब एक एक पॉइंट पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं। पहली बात, यह वांडरवाल्स बलों द्वारा है, यह वांडरवाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही सर, अभी तो पढ़ा कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वो वांडरवाल्स। भैया गुस्सा ना कर रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, तुम आने वाली पीढ़ी को समझाओगे। जो इस बार 11th में गए हैं ना, कुछ बच्चे होंगे जो एडमिशन ना लिए होंगे तुम्हें आसपास, उनको समझाओ कि हम भी 11th ना पढ़े थे, और 11th ना पढ़े तो 12th में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। फिजिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही,
केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री वाले सर को पढ़ाना नहीं आता। तो बच्चे कहते हैं सर केमिस्ट्री वाले सर को चेंज कीजिए, उनको पढ़ाना ही नहीं आता। तो उनको क्या बताए? चलो अच्छा अच्छा, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है सर? इसमें रासायनिक बंध होता है, वही बात लिखिए सर कि भौतिक अधिशोषण जब उत्पन्न होता है या होता है तो उसमें वान डेर वाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है, जबकि जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। पहली बात कारण से क्लियर हो गई, यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 101% ऑब्जेक्टिव में। दूसरा देखो, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, अरे सर ये क्या है, और यह प्रकृति में अति विशिष्ट है। अरे सर नैया डुबवा दिए, विशिष्ट नहीं है, यह अति विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब जरूरी। स्पेसिफिक का मतलब जरूरी। सर ये विशिष्ट नहीं है, जबकि ये विशिष्ट है, अति विशिष्ट है। इसका मतलब समझो एकदम सरल भाषा में, देखो समझना। 11th में आए हो, स्कूल के थोड़ा 11th में जाते हो तो आपके नए नए दोस्त बनते हैं। बात को समझना, लंबी बात कह रहा हूं। 11th में जाते हो, आपको कोई नया नया दोस्त बना। 12th में जाते जाते पता चला वो दोस्त छूट गया, कोई नया दोस्त बना। जब 12th पास हो गए तो ग्रेजुएशन करने किसी यूनिवर्सिटी में गए। अभी कॉलेज में हो तो दोस्त कोई और है। जब यूनिवर्सिटी में जाओगे तो आपके नए नए दोस्त बनेंगे, शायद पुराने दोस्त आपके छूट जाएं, पुराने दोस्त शायद आपके छूट जाएं, तो बनेंगे ना, बनेंगे ना। तो यहां जो दोस्त के साथ बॉन्ड था वो क्या टेम्परेरी था? टेम्परेरी था सर, कुछ दिन के लिए बना। जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वो बॉन्ड टूट गया। समझना 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 सर, यहां हमारे 11th में कुछ हमारे कॉलेज में फ्रेंड है तो उनके साथ एक अट्रैक्शन है ना। समझना, अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड की बात कर रहा हूं। रासायनिक बंध समझ जाओगे। रासायनिक बंध हमेशा पदार्थों के बीच बनता है, तुम्हारे बीच जो बनता है उसे अट्रैक्शन कहते हैं। प्रेम जिसे कहते हो ना, प्रेम है ना, वो समझ रहे हो। तो सर अभी कॉलेज में है, दोस्त हैं, जब हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो नए दोस्त बनेंगे। तो सर ये जो दोस्त बना था कॉलेज में, जब हम यूनिवर्सिटी में गए तो वो दोस्त टूट गया। तो क्या इसके लिए क्या कारण है? विशिष्ट है क्या? हमेशा रहेगा? नहीं, कोई भी आओ बन जाओ, विशिष्ट नहीं है। भौतिक अधिशोषण का मतलब है विशिष्ट नहीं है, कोई भी आओ। कॉलेज में है, तुम आए दोस्त बना लिए, यूनिवर्सिटी में गए तुम आए दोस्त बना लिए, वहां गए तुम आए दोस्त बना लिए। तो सर जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां हम नए दोस्त बना रहे हैं और पुराने दोस्त छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। नए दोस्त बना रहे हैं, पुराने दोस्त छोड़ते हुए जा रहे हैं। सर ये कोई विशिष्ट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है। भौतिक अधिशोषण कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी आए बॉन्ड बना लेंगे हम, कोई भी आए हम अधिशोषण कर लेंगे। यहां समझ रहे हो ना भौतिक अधिशोषण का मतलब? कोई भी आए, हमारा दरबार खुला है, आओ चिपक जाओ, आओ चिपक जाओ, आओ चिपक जाओ। ये कौन सा हुआ? भौतिक अधिशोषण हुआ, फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, कहते हो फिजिकल एडजॉर्प्शन हुआ। बट यहां क्या है, वही आएगा तभी मैं अट्रैक्ट होऊंगा, समझ लो, वही वो पर्टिकुलर आएगा तभी मैं अट्रैक्ट होऊंगा, अन्यथा मैं अट्रैक्ट नहीं होऊंगा। और अट्रैक्शन से ही बॉन्ड बनते हैं। बंध का मतलब क्या होता है? बॉन्ड होता है। सर बंध का मतलब क्या होता है? सर बॉन्ड होता है। और बॉन्ड का मतलब सर हम अच्छे समझते हैं सर, एक प्रकार का अट्रैक्शन ही हुआ। तो सर अति विशिष्ट है, जब वही आएगा तभी मैं जुड़ूंगा, अन्यथा मैं जुड़ूंगा नहीं, अन्यथा मैं जुड़ूंगा नहीं। रासायनिक क्या होता है? अरे मोहम्मद सलमान जी, तुमको हम क्या ही बताएं, तुम रसायन विज्ञान में पढ़ रहे हो, तुमको रासायनिक का मतलब नहीं पता। रसायन से रासायनिक बना है, अब रसायन पता कर लोगे तो रासायनिक पता हो जाएगा। यार रासायनिक का मतलब जो पदार्थों के बारे में पढ़ रहे हो, क्या एकदम बढ़ाते बढ़ाते एकदम क्या अजीब अजीब सवाल कर रहे हो तुम लोग, पढ़ेंगे भी नहीं। चलो सर अगली बात, क्या बात क्लियर हो गई? हो गई, चलो अगले आ जाओ। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है, समझना, ये वाला पॉइंट भी समझा देंगे। ये प्रकृति में उत्क्रमणीय है, जबकि ये प्रकृति में अनुत्क्रमणीय है। मतलब ये कैसा होता है? उत्क्रमण वाला होता है, रिवर्सिबल होता है, जबकि ये इरिवर्सिबल होता है। मतलब ये एक बार हो गया तो ऐसा नहीं कि दोबारा टूटेगा नहीं। रिवर्सिबल का मतलब होता है एक बार जुड़ गया तो जरूरी नहीं टूटेगा नहीं, टूट जाएगा। रिवर्सिबल, जुड़ा तो टूट भी सकता है। देखा ना सर, यहां कोई नए दोस्त बने, जैसे हम यूनिवर्सिटी में गए, एक नया दोस्त बन गया, ये वाला दोस्त टूट गया। एक नया बॉन्ड बना, एक नया अट्रैक्शन हुआ, ये वाला अट्रैक्शन कम हो गया। फिर हम आगे गए किसी बढ़िया यूनिवर्सिटी में, वहां से आगे गए तो एक नया अट्रैक्शन हुआ, ये पुराना अट्रैक्शन टूट गया। तो ऐसा तो यहां था ना भौतिक अधिशोषण में, कोई भी आए चिपक जाए, कोई भी आए चिपक जाए। तो एक आगे अगर चिपकेगा तो दूसरा तो नहीं चिपक पाएगा ना, दूसरे को चिपकाने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। चलो हटो तुम आओ, फिर तो आए हटो तुम आओ,
तो ये क्या है, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल है, हो सकता है, कोई जुड़ भी सकता है और टूट भी सकता है, ऐसा भौतिक अधिशोषण में होता है। बट रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं होता। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों चीजें हो सकती हैं, यहां पर अधिशोषण भी हो सकता है और विशोषण भी हो सकता है। समझ में आई बात, समझ में आई बात। बॉन्ड बन भी सकता है, ये ऐसे, ये देखो ये मार्क याद करो, उत्क्रमण का है। अधिशोषण हो भी सकता है और अधिशोषण टूट भी सकता है, मींस एडजॉर्प्शन भी हो सकता है और डिसॉर्प्शन भी हो सकता है। मतलब कोई आके हमारे चिपक भी सकता है और जब हम आगे बढ़ेंगे कोई आके हमसे टूट भी सकता है। वो आया चिपका, हम जब आगे बढ़े तो वो टूट गया, ऐसा हो सकता है। और इसमें ऐसा नहीं है, एक बन गया वो एक ही हमेशा रहेगा, टूटेगा नहीं। मर जाएंगे कट जाएंगे बट वो एक ही मेरे पास रहेगा, समझो। मर जाएंगे कट जाएंगे बट वो एक ही मेरे पास। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं। चल रही है, पता नहीं चल रहा। तो नोट कीजिए आप। चल रही है, पता नहीं चल रहा है। पसीना निकल रहा है। हाँ हाँ, ट्रू लव वाला, सब समझ लो। अच्छा अच्छा, चलो आओ। ये भैया ट्रू लव वाला, लव की बातें ना कीजिए सर क्लास के अंदर। ये है फेक वाला, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप बड़े हो चुके हो, सब बातें हो सकती हैं, ठीक है, क्लास के अंदर, ठीक है। चलो आओ। फेक लव होगा क्या, तो क्या आएगा जुड़ेगा थोड़ी देर बाद हट जाएगा, आएगा जुड़ेगा थोड़ी देर बाद हट जाएगा। ये है फेक लव, कोई आके जुड़ा कुछ दिन बाद वो हट गया। और ये वाला ट्रू लव है, वही है तो वही रहेगा, कट जाएंगे मर जाएंगे बस वही रहेगा। दूसरे तब देख नहीं सकते हैं, नहीं देखेंगे, गलत बात है। चलो आओ अगली बात। यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल बात है सही। यदि अधिक आसानी से द्रवित होने वाली गैसें आसानी से अधिशोषित हो जाती है। अधिशोषित कौन समझ रहे हो, मतलब उसकी सतह से जुड़ जाती हैं। जो गैसें आसानी से द्रवित हो सकती हैं वो बहुत आसानी से उसके पृष्ठ पर, अधिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाती है, मींस जुड़ जाती हैं, सतह से जुड़ जाती हैं। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था गैस की प्रकृति के आधार पर। और ये भी पढ़ा था कि जो गैसें आसानी से द्रवित हो सकती हैं उनका आसानी से क्या हो सकता है, अधिशोषण हो सकता है। यहाँ क्या है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक से क्रिया करती हैं रसोशोषण, रसोशोषण केमिसॉर्प्शन दर्शाती हैं। देखा, केमिसॉर्प्शन मतलब रसोशोषण। ये देखो पीछे जस्ट बताया, अभी देखो जस्ट पीछे बताया। तो जो भैया यहां पर क्या है कि जो गैसें अधिशोषक से आसानी से क्रिया कर सकती हैं वही केमिसॉर्प्शन दर्शा सकती हैं बहुत आसानी से। मतलब यहां देखो ना, क्रिया करने की बात कह रहा है ना, क्रिया करने की बात कह रहा है, जबकि यहां क्रिया विक्रिया करने की बात नहीं कह रहा है ना। यहां रिएक्शन की बात कर रहा है, यहां रिएक्शन वेक्शन की बात नहीं कर रहा ना, रिएक्शन वेक्शन की बात नहीं। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाएंगी वे भौतिक अधिशोषण दिखाएंगी, और यहां जो गैस किसी भी अधिशोषक से आसानी से क्रिया कर लेगी उसका केमिसॉर्प्शन ज्यादा होगा। अगले पॉइंट में चलते हैं, आ जाओ सर। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। एकदम फिक्स कर लो, फिक्स कर लो, दिमाग में बैठा लो। यहां से एक ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास आएगा, ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास आएगा, मैंने कह दिया ना, ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे पास आएगा। भौतिक अधिशोषण की एंथैल्पी कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। जबकि रासायनिक अधिशोषण जो होता है उसकी एंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। अब तुम ये देख लो भैया कितनी ज्यादा है। जो रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें क्या होती है, अभिक्रिया होती है, रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन होगी तो उसमें जो ऊर्जा निकलेगी उसका मान ज्यादा होगा। तो इसलिए कह रहा है इसमें अधिशोषण की जो एंथैल्पी निकल के आती है वो 80 से 240, ओहो 80 से 240 किलो जूल, इतनी ज्यादा निकल के आती है, इसमें बहुत कम है। तो अब तुम समझ लो कौन सा बॉन्ड बनाना है तुमको, कौन सा अट्रैक्शन फील करना है, फेक वाला कि ट्रू वाला। ट्रू वाले में देख लो 80 से 240 किलो जूल तुमको एनर्जी मिलेगी, जबकि फेक वाले में खाली 20 से 40 में रह जाओगे। ठीक है, अगले में आओ, अगले में आओ। सर अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। अधिशोषण के लिए कैसा ताप चाहिए, निम्न ताप। ये तो पीछे पढ़ा चुके थे, कल ही पढ़ाया था आपने कि अधिशोषण होगा तो निम्न ताप जरूरी है। जबकि अधिशोषण के लिए कौन सा अधिशोषण, कौन सा अधिशोषण, कौन सा, यहां पर ऐड कर लेना, थोड़ा सा ऐड कर लेना, यहां पर लिख लेना भौतिक अधिशोषण और यहां लिख लेना रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, थोड़ा सा ऐड कर लेना,
मिस हो गया लिखने में, ठीक है, प्रिंटिंग में यहां पर ऐड कर लेना। रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च ताप होना जरूरी है, जबकि भौतिक अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है। अगला, ताप बढ़ाने पर यह घटता है। अरे सर ये तो पढ़ चुके हैं सर कल ही तो पढ़ाया था, मतलब अगली क्लास में पढ़ाया था कि जो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये घटता है, मगर ऐसा रासायनिक वाले में नहीं होता। यह ताप बढ़ने पर प्रारंभ में बढ़ता है और फिर धीरे से घटने लगता है। मतलब एक प्रारंभ में धीरे धीरे बढ़ता है, एक निश्चित टेम्परेचर तक जाता है, जब उस निश्चित टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करते हो तो फिर पुनः घटने लगता है, ठीक है। अगले में आ जाओ। इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ओहो हो, इसमें सक्रियण ऊर्जा मतलब इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा नहीं चाहिए, जबकि रासायनिक अधिशोषण के लिए उच्च सक्रियण ऊर्जा चाहिए। कैसी चाहिए? उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहां से भी एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता किसको होती है, या निम्न में से किसे सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है? भौतिक अधिशोषण को, रासायनिक अधिशोषण को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि सक्रियण ऊर्जा केवल और केवल रासायनिक अधिशोषण के लिए जरूरी है, भौतिक अधिशोषण के लिए जरूरी नहीं है। एंथैल्पी क्या होती है? ऊर्जा परिवर्तन, होने वाला ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी कहलाता है। एक एंथैल्पी एक प्रकार का अवस्था फलन है। जाके थर्मोडायनेमिक्स की क्लास देखो 11th में, 11th पढ़े होते तो ना पूछते। आओ, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ यह बढ़ता है। बिल्कुल सही बात, कल ही पढ़ा था कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ जाएगा। वही इन्होंने बोला है कि यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर इसका मान बढ़ जाता है। रासायनिक में भी ऐसा ही है, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के साथ इसका मान भी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। यह बहुआण्विक स्तर का होता है, जबकि यह एक आणविक स्तर का होता है। बहुआण्विक स्तर का होता है और एक आणविक स्तर का होता है। यहां से पॉइंट से भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है, यहां के पॉइंट से भी एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो ये जो पूरी की पूरी टेबल है, ये पहले 5 नंबर की पूछी जाएगी। भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूरी की पूरी टेबल 10 पॉइंट वाली है। आपको ये 10 पॉइंट नहीं लिखने हैं, कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपको दिमाग में याद होने चाहिए, और इस टेबल से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। सब्जेक्टिव तो मैंने बता दिया ना, 5 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में पूछ लिया गया भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, या 2 नंबर में पूछ लिया गया रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो 2 नंबर वाली चीज हो गई। 5 नंबर में भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कर दिए। और 1 नंबर में क्या आएगा? 1 नंबर में आ सकते हैं इनसे भर भर के क्या ऑब्जेक्टिव। क्या करें, रिप्लाई देगा। 40 से 400 नहीं है सोनी कुमारी जी, कुछ भी आप बोल रही हो। 40 से 400 कैसे हो जाएगी, इतनी ज्यादा कैसे हो जाएगी? पता नहीं कौन सी बुक में पढ़ा है। पता नहीं कौन सी बुक में तुम लोग पढ़ते हैं। देखो, अब आते हैं फ्रेंडलिक के पास। इसके बाद आते हैं फ्रेंडलिक के पास। फ्रेंडलिक ने एक ग्राफ प्रस्तुत किया जिसे हम फ्रेंडलिक समतापी ग्राफ कहते हैं, या फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र ग्राफ भी कहते हैं। सन 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक, यहां वैज्ञानिक का नाम ही नहीं है, कोई बात नहीं है तो हम कर देते हैं, चलो। वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने फ्रेंडलिक ने x अपॉन m व p, x अपॉन m व p, x अपॉन m व p, ठीक है, x अपॉन m व p के मध्य, पहले लाइन नोट कर लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। x अपॉन m व p के मध्य एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब यहां x अपॉन m में कौन कौन क्या क्या है देख लो। पहले एक समीकरण प्रस्तुत किया, वो समीकरण क्या देखो। इन्होंने कहा k बराबर होता, सॉरी, इन्होंने कहा x अपॉन m बराबर होता है k p की पावर 1 अपॉन m। ये समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया और इसी के आधार पर आपको पूरी बातें ये समझाने वाले हैं। अभी मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूं, ग्राफ बनाऊंगा, पहले इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। भारती भवन में क्या लिखा है, मैं भारती भवन को थोड़ा पढ़ा रहा हूं यार। एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है 40 से 180, एनसीईआरटी में तो ये भी लिखा है 40 से 180। तो एनसीईआरटी लेकर चलो कि भारती भवन लेकर चलो, अलग अलग बुकों में तो अलग अलग लिखा है।
ज्यादा एडवांस में जाओगे, बहुत ज्यादा एडवांस में जाओगे ना, जेई नीट लेवल पे जाओगे तो वहां पर तुमको 80 से 140 ही मिलेगा। क्या बार बार वही सवाल पूछ रहे, 80 से 240 मिलेगा, तुम अटक जाते हो। 4 बुकों का लेकर चलूंगा तो चलता ही रहूंगा यार, एक बुकों का लेकर चलने दो तुम लोग, ठीक है। क्या है सर, 1909 की ईस्वी की बात करें तो वैज्ञानिक फ्रेंडलिक आते हैं और x अपॉन m और p के मध्य एक ग्राफ बताते हैं। अच्छा, x अपॉन m में x क्या है, जहां x क्या है, m क्या है, p क्या है और n क्या है, इनके बारे में सर हम समझ लेते हैं पहले, इनके बारे में सर समझ लेते हैं पहले, ये सब है क्या, ठीक है, क्या है ये, ठीक है सर, ये है क्या। देखो आपको पूछा जाएगा तो सिर्फ पूछा जाएगा फ्रेंडलिक समतापी वक्र ग्राफ या फ्रेंडलिक अधिशोषण वक्र ग्राफ, आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, बोलना है सन 1909 ईस्वी में, सन याद रहे तो लिखो, नहीं याद रहे तो ना लिखो। बोलो, वैज्ञानिक फ्रेंडलिक ने x अपॉन m व p के मध्य एक ग्राफ खींचकर अधिशोषण से संबंधित कुछ जानकारी दी। वो भौतिक अधिशोषण ना, रासायनिक नहीं है, भौतिक के। तो x क्या है, x है अधिशोषित गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा क्या है, अधिशोषित गैस की मात्रा है। दूसरी बात m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान है या अधिशोषक की मात्रा है, मात्रा का मतलब यहां ग्राम से ही है। p क्या है, दाब है, p क्या है, दाब है, n क्या है, नियतांक है, k क्या है, ये भी नियतांक ही है, k क्या बता दिया, k क्या है, नियतांक है भैया, सब पता चल गया। अब ग्राफ बनाते हैं, अब एनसीईआरटी के पीछे न लटके रहो यार, तुम लटक जाते हो एक ही चीज में। लटका नहीं जाता किसी चीज में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्यों चिंता कर रहे हो यार, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं कहां खड़ा हूं, तब भी कोई चिंता कर रहे हो यार तुम लोग। चलो बनाया जाए ग्राफ, ये है x अपॉन m और p के मध्य ग्राफ है। चलो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, फिर से बना देता हूं, देखो थोड़ी देर एकदम सीधे जाएगा, थोड़ी देर तो एकदम सीधे जाएगा और फिर हल्का तिरछा हो जाएगा ऐसे। ये पीछे मैंने बनाया था, मैंने कहा था ये x अपॉन m क्या है। अच्छा बताओ x अपॉन m क्या है, ये अधिशोषण ही तो है, देख लो ना, ये अधिशोषित गैस की मात्रा है, ये अधिशोषक की मात्रा है, तो जहां अधिशोषित गैस की मात्रा हो जिसे हम अधिशोष्य बोलते हैं, तो ये अधिशोष्य है, ये अधिशोषक है। तो अधिशोष्य और अधिशोषक कहां होते हैं, अधिशोष्य और अधिशोषक कहां होते हैं, आप कहोगे सर अधिशोष्य और अधिशोषक तो कहां होते हैं, तो अधिशोषण में होते हैं, तो ये तो सर अधिशोषण हो गया, तो ये अधिशोषण हो गया, ये प्रेशर हो गया। और आपको पता है सर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते हैं अधिशोषण का मान बढ़ता जाता है, अधिशोषण का मान बढ़ता जाता है। चलो सर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे लेते हैं, मान लीजिए ये 278 केल्विन पर है, चलिए ये मान लेते हैं सर 300 केल्विन पर, 304 मान लेते हैं, ये 304 केल्विन पर है, ये हो गया मान लीजिए 278 केल्विन पर, और ये हो गया मान लीजिए 240 केल्विन पर, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर भी इसका ग्राफ हम लोगों ने बना लिया, क्यों, क्योंकि सर हम जानते, देखो यहां देखो, ये पहले 304 वाला यहां है, 278 वाला यहां है और 240 वाला यहां है। तो जैसे जैसे अधिशोषण का मान बढ़ेगा, समझो जैसे जैसे अधिशोषण का मान बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर कम होगा। कल ही मैंने एक सवाल कराया था कि टेम्परेचर बढ़ने पर एडजॉर्प्शन जो है वो घट जाता है, एडजॉर्प्शन जो है वो घट जाता है, और यदि मैं एडजॉर्प्शन बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो अगर टेम्परेचर वाइज इन ग्राफों को बनाएंगे, समझो एक बार आराम समझो, अगर मैं टेम्परेचर 3 टेम्परेचर पर इस ग्राफ को बनाऊं, x अपॉन m और प्रेशर के ग्राफ को मैं 3 टेम्परेचर पर बनाऊं, एक टेम्परेचर है 304 केल्विन पर, एक है 278 केल्विन पर, एक है 240 केल्विन पर, तो मुझे ये पता है सर कि जैसे जैसे हम अधिशोषण का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अशोकस लिखे कहां, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं सर समीकरण आया कहां से, दिनकर कुमार जी हैं जैसे, वही बार बार ये पूछ रहे हैं सर आया कहां से, सर ये आखिर आया कहां से। अरे भैया ये प्रयोगों के आधार पर निकाला गया,
प्रयोगों के आधार पर निकाला गया। तो भैया प्रयोग करके तो इन्होंने देखा होगा ना, तो वो उनके अनुसार, जैसे आर्हीनियस समीकरण कहां से आया, तो भैया वैज्ञानिक आर्हीनियस ने प्रयोग किए, प्रयोगों के आधार पर निकाला समीकरण। तो वैसे ये भी समीकरण निकल के आया प्रयोगों के आधार पर। वैज्ञानिक फ्रेंडलिक थे, उन्होंने प्रयोग किए और ये समीकरण निकाला। अब ये कहां से आया मुझे क्या पता, ये तो प्रयोग से आया। ठीक है, तो मैंने कहा अगर मैं जैसे जैसे इस ग्राफ को 3 ग्राफ बनाऊं, एक यहां बनाऊं, एक यहां बनाऊं, एक यहां बनाऊं, तो अगर मुझे टेम्परेचर लिखने हैं तो मैं अगर जैसे नीचे से ऊपर जाऊं तो क्या मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा? बिल्कुल सर। जैसे जैसे आप अधिशोषण बढ़ाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर को आपको कम करना पड़ेगा। और आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि सर ये 304 से 278 घट क्यों गया और ये 240 और क्यों घट गया, क्योंकि सर अधिशोषण इधर बढ़ रहा है। इधर देखो ऊपर जाओगे ना, ये यहाँ है, फिर ऊपर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, तो अधिशोषण बढ़ेगा तो टेम्परेचर घट जाएगा। अब देखो इन्होंने क्या कहा, यहां मैं 3 पॉइंट लेकर चल रहा हूं। देखो यहां मैं आपके लिए 3 पॉइंट लेकर चल रहा हूं, समझना, यहां मैं आपके लिए 3 पॉइंट लेकर चल रहा हूं, यहां मैं आपके लिए 3 पॉइंट लेकर चल रहा हूं। ठीक है, समझना, बात को समझ में आ जाएगा। मैं पहले यहां से यहां लेकर चल रहा हूं, यहां से यहां लेकर चल रहा हूं, फिर दूसरा वाला मैं यहां से यहां लेकर चल रहा हूं, और तीसरा वाला मैं यहां से यहां लेकर चल रहा हूं। तीसरा वाला थोड़ा इसका और बढ़ा देते हैं, अच्छा देखो मैं इसको यहां से यहां लेकर चल रहा हूं, और तीसरा वाला मैं इसको यहां से यहां लेकर चल। ठीक है, मैंने 3 जगह बनाए और तीनों को मैं पॉइंट दे रहा हूं, पॉइंट दे रहा हूं। ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं ए बता रहा हूं, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बी बता रहा हूं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं सी बता रहा हूं। ठीक है, आराम आराम समझो। मैंने एक ग्राफ को यहां से यहां लिया, एक छोटा सा पार्ट ये है, एक छोटा सा पार्ट ये है, और एक छोटा सा पार्ट ये है। ठीक है, आ जाओ जरा आगे समझते हैं। केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट की बात करें, केस फर्स्ट की बात करें तो मैं बोलूंगा निम्न ताप पर, या निम्न दाब पर बोल दूं, निम्न दाब पर। निम्न दाब कौन सा है? ए बी वाला, समझो। निम्न दाब कौन सा है? ओए मान लो, अच्छा यहां पर ओए मान लेते हैं, ओ भी यहां मान लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। अच्छा निम्न दाब कौन सा है, तो आप कहोगे सर निम्न दाब वाला है ओए। समझो जरा, समझो समझो, एक बार समझो। ग्राफ पहले बना लेते हैं। सर ये x अपॉन m है, ये p है, ये तीनों लाइन मुझे समझ में आ गई। आपने इस जो ग्राफ को आपने 3 खंड में बांट लिया। एक खंड जो है, एक खंड जो है जिसमें p का मान बहुत कम है, यहां है। एक खंड जो है जिसमें p का मान लगभग यहां है, और एक खंड जो है जिसमें p का मान यहां है। 3 खंड बांट लिया, एकदम समझ में आ गया। ये एकदम छोटा सा खंड जिसमें p का मान बहुत कम है, ये खंड जिसमें p का मान बीच वाला है, और ये खंड जिसमें p का मान बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा जब निम्न दाब की बात करेंगे मींस ओए की बात करेंगे। ठीक है, जब निम्न दाब की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखने जाएंगे किसको? निम्न दाब की बात करेंगे तो हम सबसे पहले किसको देखने जाएंगे? निम्न दाब की बात करेंगे तो हम सबसे पहले देखने जाएंगे ओए को। समझना, समझना बात को। यहां पर केवल ये पूछा जाएगा, समझना, यहां से केवल ऑब्जेक्टिव बनेगा बस, और कुछ नहीं बनता है। अगर सर निम्न दाब की बात करें तो 1/n का मान कितना होगा? 1/n का मान कितना होगा? तो आपको याद रखना है, अगर निम्न दाब की बात करेंगे तो 1/n का मान लगभग 1 के बराबर होगा। 1/n का मान लगभग 1 के बराबर होगा। कैसे होगा समझाऊंगा अभी आगे, जब तीनों कंडीशन हो जाएंगी। अगर 1/n का मान 1 के बराबर होगा तो सर यहां पर क्या आएगा? x/m बराबर kp आएगा। क्या आएगा? यहां आएगा x/m बराबर, यहां से क्या आ जाएगा? यहां से आ जाएगा x/m बराबर क्या आ जाएगा? kp आ जाएगा। क्या आ जाएगा? kp आ जाएगा। क्या आ जाएगा? kp। x/m बराबर क्या आ जाएगा? kp आ जाएगा। समझ रहे हो? क्या आ जाएगा? kp आ जाएगा। ओके, यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, यदि मैं केस सेकंड की बात करूं, केस सेकंड का मतलब, केस सेकंड का मतलब हम मान लेते हैं, चलिए अच्छा, केस सेकंड का मतलब मान लेते हैं मध्यवर्ती। क्या मान लेते हैं? मध्यवर्ती दाब पर, मध्यवर्ती दाब पर। अगर मैं मध्यवर्ती दाब की बात करूं, मतलब इस बीच वाले दाब की बात करूं, तो बीच वाला दाब कहां है? ए बी है। क्या है? ए बी है। तो अगर मैं ए बी की बात करूं, यदि मैं ए बी की बात करूं, ए बी की बात करूं, तो यहां n का मान क्या होगा? तो यहां 1/n का मान जो हो जाएगा, 1/n का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, बताइए जरा। 1/n का मान क्या हो जाएगा? सर देखिए
ये मध्यवर्ती है, बीच वाला है, क्या है, बीच वाला। अब देखो सर, यहां इसका मान 1 क्यों माना है, समझो जरा, 1 क्यों माना है सर? जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है P, उसी हिसाब से x अपॉन, समझना, जिस हिसाब से P बढ़ रहा है उसी हिसाब से x अपॉन m बढ़ रहा है। क्यों? तभी तो ये एकदम सीधी लाइन बनी। जब भी एकदम सीधी लाइन बनती है, एकदम सीधी लाइन बनती है, मतलब सर यहां जितना हिस्सा गए हो उतना हिस्सा यहां पर भी गए होगे, जितना प्रेशर गए हो उतना x अपॉन m गए होगे, समझना, जितना प्रेशर गए होगे उतना x अपॉन m गए होगे। तो प्रेशर और x अपॉन m का मान क्या आना चाहिए, बराबर बराबर आना चाहिए। अगर सर दोनों का मान बराबर करना है तो सर यहां पर 1/n का मान 1 रखोगे तो सर x अपॉन m का मान p के बराबर आ जाएगा। कांस्टेंट तो सर वो कांस्टेंट जन्म से कांस्टेंट है, उसकी चिंता मत कीजिए। यहां जो 1/n का मान आएगा वो आ सकता है, देखो वो आ सकता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, वो आ सकता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मतलब देखो सर, 1 तो नहीं आ सकता, 1 तो नहीं आ सकता, जो 1/n का मान है वो 1 तो नहीं आ सकता। 1 तो आता है निम्न वाले पे, देखो 1 तो आता है यहां, बट सब जब इसके आगे जाओगे तो हो सकता है वो 1 से ज्यादा है, कम है सर, कम आएगा ना। क्यों? देखो सर, ये ग्राफ अभी ऊपर जा रहा था ना, अब ये धीरे धीरे नीचे आने लगा, समझो समझो समझो। अभी ये एकदम ऐसे जा रहा था ऊपर, और जब ऊपर जा रहा था तो मैंने कहा 1 मान लिया, बट सर ये ऊपर जाने की जगह हल्का सा कर्व होके हल्का सा झुक गया, हल्का सा कर्व होके झुक गया। झुक गया मतलब इसका मान 1 से कम आना चाहिए। तो 1 से कम कितना हो सकता है सर? 1 से कम, ये 1 से कम भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहां पर जो मान आएगा, यहां पर जो मान आएगा वो वही आएगा x/m बराबर kp की पावर 1/n, kp की पावर 1/n। ये वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ये वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। ये केस सेकंड है, ये कोई जल्दी नहीं पढ़ाता, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जल्दी कोई नहीं बताता। अगले में आ जाओ, केस थर्ड में आ जाओ। केस थर्ड क्या होगा? बोलोगे उच्च दाब पर, क्या बोलोगे? उच्च दाब पर। और वो उच्च दाब कहां है? उच्च दाब कहां है? देखो उच्च दाब कहां है सर? उच्च दाब का मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर, और बहुत ज्यादा प्रेशर कहां है? बी से लेकर के सी तक। बहुत ज्यादा प्रेशर का मतलब है सर बी से लेकर के सी तक, और सर बी से लेकर के सी तक हम देख पा रहे हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एकदम पैरेलल हो गई है। कल आपने समझाया था परसों वाली क्लास में, कहा था कि सर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। क्या कहा था? दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, बट एक लिमिट तक बढ़ता है और उसके बाद फिर नहीं बढ़ता, कांस्टेंट हो जाता है, समझा? उसके बाद नहीं बढ़ता, कांस्टेंट हो जाता है। देखो यहां पर ऐसा एकदम कांस्टेंट हो गया ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, बट सारे हमारे x अपॉन m का मान नहीं बढ़ रहा है। x अपॉन m का मान यहीं जाके ठहर गया, इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, ठहर जाएगा एकदम। तो सर x अपॉन m का मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं यहां पर सीधे पहले लिख लूं, x अपॉन m का मान क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो बात समझ में आ गई कि सर कांस्टेंट हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट कब होगा? कांस्टेंट कब होगा? जब मैं यहां पर, कांस्टेंट कब होगा देखो जरा, जब मैं यहां पर 1/n का मान 0 रख दूं। देखो जब मैं यहां 1/n का मान 0 रख दूं, क्या रख दूं? 1/n का मान 0 रख दूं। और अगर 1/n का मान 0 रखूंगा तो प्रेशर की पावर 0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो हमारा x अपॉन m क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये हमारी थर्ड वाली बात हो जाएगी। बोलिए, क्लियर? क्लियर है? क्लियर है ना? यहां बी से सी तक होगा ना, उच्च दाब पर कहां होगा? बी से सी तक। ऑप्शन कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव कैसे बोला जाएगा? उच्च दाब पर 1/n का मान होगा, समझे? उच्च दाब पर 1/n का मान होगा। आप कहोगे सर 0। उच्च दाब पर x अपॉन m का मान होगा बराबर के, बराबर के। अगले में आ जाओ, निम्न दाब पर 1/n का मान होगा 1, निम्न दाब पर x/m का मान होगा kp। ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, इन दोनों का वैल्यू ज्यादा है, ये दोनों ज्यादा पूछे जाते हैं, जबकि ये बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाता है। समझ रहे हो ना? ये बहुत रेयर केस में आपसे पूछा जाता है, जबकि ये दोनों भर के पूछे जाते हैं। तारो कुमार जी, अरे पी की जगह 1/4 कहां लिखा यार? कुछ भी कहां 1/n है, 4 कहां? कुछ भी, कुछ भी क्या कह रहे हो यार? कहां? कुछ भी एकदम, मतलब कुछ भी। चलो ये पॉइंट फटाफट पढ़ लेते हैं, सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट हैं, ठीक है? सिर्फ पढ़ने वाले पॉइंट हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, इनको याद रखना, ठीक है? अब ठोसों पर द्रवों का अधिशोषण पढ़ लेते हैं। वैसे सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, तो हम थोड़ा पढ़ के रखेंगे, ठीक है? तो लिखा है, जब हम एसिटिक अम्ल को
चारकोल पर डालते हैं तो विलयन में अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है। जब हम एसिटिक अम्ल को चारकोल पर डालते हैं, चारकोल है उसके अंदर जब हम एसिटिक अम्ल डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, विलयन में अम्ल की सांद्रता घट जाती है। इससे पता चलता है कि थोड़ा हिस्सा क्या हो गया है, अधिशोषित हो गया, मतलब यहां पर अधिशोषण की घटना हो रही है। अगली बात, जब हम एक लिटमस का विलयन बनाते हैं, लिटमस पेपर का कोई विलयन बनाते हैं, लिटमस पेपर कैसा होता है, कलरफुल होता है, जानते हो कोई भी लिटमस पेपर होता है कलरफुल होता है। हम नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। जो लिटमस का विलयन होगा वो कलर वाला होगा, उसमें कलर होगा। जब हम उसे चारकोल पर डालते हैं तो डालने के पश्चात ही क्या हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है, मतलब कलर गायब हो जाता है। चारकोल पूरा का पूरा कलर गायब कर देता है। क्यों? क्योंकि सर जो लिटमस का विलयन होगा वो कलर वाला होगा, जैसे हम चारकोल पर डालेंगे रंग गायब हो जाएगा। रंग गायब हो गया मतलब यहां पर हम समझ सकते हैं अधिशोषण की घटना हो रही है। अगले में आ जाओ, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैं नाम बोल रहा हूं, पूछना मत कोई, बोल रहा हूं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नेसॉन अभिकर्मक, ठीक है, मैग्नेसॉन अभिकर्मक के साथ मिलाते हैं तो नीला रंग प्राप्त होता है। इसे एक प्रकार का रंजक बोला जाता, सॉरी, इसे एक प्रकार का सूचक बोला जाता है, याद रखिएगा। ये प्रकार यहां सूचक का काम कर रहा है, इंडिकेटर का काम कर रहा है। आपको 10th में सिखाया जाता था इंडिकेटर क्या होते हैं, सूचक क्या होते हैं, जो पहचान बताते हैं कि कौन क्या है, अम्ल कौन है, क्षार कौन है, ये तो होते हैं सूचक। तो यहां जो सूचक का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैग्नेसॉन अभिकर्मक। क्योंकि जब मैंने इसके अंदर क्षार मिलाया, ये क्या है, ये क्या है बताओ जरा, ये कैसा है, आप कहोगे सर ये तो क्षार है। जब मैंने किसी क्षार को मैग्नेसॉन अभिकर्मक, मतलब एक प्रकार का सूचक है, इसके साथ जब मिलाया तो कलर कैसा प्राप्त हुआ, नीला कलर प्राप्त हुआ। कैसा कलर प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे सर नीला कलर प्राप्त हुआ। कैसा कलर प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे सर नीला कलर प्राप्त हुआ। तो सर यहां से पता चलता है कि ये एक प्रकार का कैसा है, सूचक का कार्य कर रहा है। अगले पॉइंट में आते हैं सर, प्रेक्षण क्या निकल के आते हैं कि अधिशोषण की सीमा ताप बढ़ाने पर घटती है। बिल्कुल सही सर, जैसे गैसों के साथ होता है वैसे ही द्रवों के साथ भी होता है, ताप बढ़ाने पर घटती ही है। दूसरी बात, अधिशोषण की जो सीमा होती है, अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से बढ़ती है। बिल्कुल सही बात, जैसे गैसों में था वैसे ही द्रवों के साथ है। अगर अधिशोषक की सीमा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दोगे तो सर अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाएगी। अगली बात, अधिशोषण की जो सीमा होती है वो विलेय की सांद्रता पर भी निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात, जो विलयन होता है उसमें कोई विलेय मिलाया जाता है तो विलेय की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। अगला बात, अधिशोषण की सीमा जो है ना, अधिशोषक और अधिशोष्य, हाँ, अधिशोषक और अधिशोष्य, अधिशोषक और अधिशोष्य दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती, दोनों की प्रकृति पर निर्भर करती, ठीक है, ये क्लियर हो जाती है। पढ़ने वाली, याद करने वाली बातें। आ जाओ, अधिशोषण के अनुप्रयोग, उपयोग कहां कहां है। पहली बात, निर्वात उत्पन्न करने में है, वो भी उच्च वाला। कैसा वाला, उच्च वाला। अगर कहीं उच्च वाला निर्वात उत्पन्न करना, बहुत ज्यादा वाला निर्वात उत्पन्न करना है तो हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, गैस मास्क बनाने में इसका प्रयोग होता है, मैं कल समझा रहा था एग्जाम्पल परसों। अगला, आर्द्रता पर नियंत्रण, नियंत्रण भैया, नियंत्रण, आर्द्रता पर नियंत्रण, ठीक है, आर्द्रता पर भी नियंत्रण। क्यों? क्योंकि सर यहां पर एक है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित कर लेता है, नमी को अधिशोषित कर लेता है या अवशोषित कर लेता है। तो हम इससे भी, नमी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता से आप ह्यूमिडिटी कहते हो, तो हम नमी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ज्यादा नमी हो रही हो तो हम वहां सिलिका जेल का प्रयोग करके उस नमी को खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर हम नमी को भी, विलयन प्रावस्था अधिशोषण क्या होता है, अरे भैया वही तो चल रहा है, ये वही तो चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जब हम किसी द्रव को, या जब अधिशोष्य कोई द्रव होता है और अधिशोषक कोई ठोस होता है तो होने वाला अधिशोषण विलयन प्रावस्था का अधिशोषण कहलाता है। डेफिनेशन नोट करिए, जब अधिशोष्य कोई द्रव हो एवं अधिशोषक कोई ठोस हो तो होने वाला अधिशोषण विलयन प्रावस्था का अधिशोषण कहलाता है। जितने बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते, ठीक है, जितने बच्चे नोट करना चाहें नोट कर सकते। अगला पॉइंट है विलयनों से रंग को हटाने में। अभी याद कीजिए, लिटमस पेपर का रंग लिया था मैंने, लिटमस वाला, उसका रंग उड़ गया था ना, ये वाला पॉइंट याद करो, ये वाला विलयन वाले में, ये वाला देखो पॉइंट, ये वाला लिटमस का विलयन है, चारकोल के साथ मिलाया नहीं, रंगहीन हो गया, कलरलेस हो गया। तो हम किसी भी कलर वाले विलयन से उसके कलर को भी उड़ा सकते हैं। और वही बात हम उपयोग में लिखे हैं कि विलयनों से रंग को हटाने में भी हम अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। आज की सभा समाप्त होती, कल की सभा में आएंगे और बात करेंगे सर
क्या बात करेंगे? बात करेंगे उत्प्रेरक के बारे में और उसके प्रकार पढ़ेंगे और आप रेडी रहिएगा लिखने के लिए, ठीक है? ओके, तो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सर फिर से समझाइए ना। अरे भैया विलियन लिया था ना अभी लिटमस पेपर वाला, ये वाला लिटमस वाला विलियन लिया था ना। लिटमस वाला विलियन कैसा होता है? कलर वाला। उसको जैसे मैंने चारकोल के साथ मिलाया कैसा हो गया था? रंगहीन हो गया था, कलर उड़ गया था ना। तो वैसा ही यहाँ है, कोई भी विलियन हो, कोई भी विलियन हो, अगर उसमें कलर है तो हम उसके कलर उड़ा भी सकते हैं, ठीक है? ओके, चलते हैं फिर कल की क्लास मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत बेहतर तरीके से लगे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करते हैं आज की प्यारी सी शानदार और जानदार क्लास में, जिसमें हम लोग अधिशोषण के प्रकार जानेंगे कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। और अधिशोषण के प्रकार जानने के बाद समय बचता है तो हम आगे के लेक्चर की भी बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, 5 नंबर का और 2 नंबर का 101% बनेगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा क्लास को। सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से वेट कर रहे थे कि सर कब आएंगे, और लीजिए मैं आ चुका हूं। क्या सभी बच्चों को, क्या मैं बेहतर तरीके से दिखाई दे रहा हूं? लाइटिंग की कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइट तो कम नहीं लग रहा है आपको? अगर लग रहा है तो अभी बोल दीजिए। अगर आपको लाइटिंग का दिक्कत लग रहा है कि सर थोड़ा सा लाइट आज कम लग रहा है तो बता दीजिए, ठीक है? जैसे एक लाइट मैंने ऑफ करके रखी है, अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो बता दीजिए फटाफट, ठीक है? अधिशोषित का मतलब होता है अधिशोषण, जो उस पर अधिशोषित होता है। जैसे ये देखो, इसको देखो, ये आया और ऐसे जुड़ गया तो ये अधिशोषित हो गया। क्या हो गया? अधिशोषित हो गया। तो ये पूरी घटना अधिशोषण कहलाती है। अगर कोई आके शोषित हो जाता है तो यह घटना शोषण कहलाती है। समझे? कोई आके अधिशोषित हो जाता है